तो यहां से पब्लिक लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ गया। तो जैसे भारत में मैंने बताया सारे काम सरकार कर रही है, यहां पर भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ये लोग ज्यादा सिस्टमेटिक थे उस टाइम पर, हमसे ज्यादा सिस्टमेटिक थे। ऐसा करते करते आप देखोगे इसका रिजल्ट क्या हुआ कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज तो आ गई, बट प्रैक्टिकली नया कुछ नहीं हुआ। नया इतना हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो साइज था वो क्या हो गया, इन्फ्लेट कर गया। ठीक है, और इन्फ्लेटेड सर्विसेज में क्या हुआ, परफॉर्मेंस डाउन होने लगी। क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का साइज बढ़ गया, एम्प्लॉइज बढ़ गए, और हर सारा काम ये लोग करने लगे। जब सारा काम ये लोग करने लगे तो एफिशिएंसी ऑब्वियसली क्या होगी, डाउन होगी। तो एफिशिएंसी डाउन होनी शुरू हुई। फिर आप देखोगे पब्लिक सेक्टर लॉस में जाने लगा। जो पब्लिक कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, वो लॉस में जाने लगी। यही हाल इंडिया में भी होने लगा। जैसे आप देखोगे भिलाई स्टील प्लांट या और भी हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, नो नो नो, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसा शब्द उस जमाने में नहीं था। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ऑब्जेक्टिव था। प्लस हैवी इंडस्ट्रीज इसलिए एस्टेब्लिश की गई ताकि छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को हम फर्दर असिस्ट कर पाए। भाई स्टील की प्लेट्स बनेंगी तब तो मशीन बनेगी, तो मशीन ही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो इसीलिए स्टील मतलब भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो, है ना, इन सबको एस्टेब्लिश किया अलग अलग जगह पर। तो आप देखोगे कि कुछ हद तक नेहरू जी का जो एक था बाहर से उनकी जो दोस्ती थी बाहर के कंट्रीज में काफी स्ट्रांग थी। जर्मनी, फिर इधर जापान का सपोर्ट, रशिया का सपोर्ट, है ना, ब्रिटेन का सपोर्ट। आप देखोगे भिलाई स्टील प्लांट जैसे रशिया के सपोर्ट से आया, दुर्गापुर जर्मनी और ब्रिटेन, जर्मनी के सपोर्ट से, बोकारो ब्रिटेन के सपोर्ट से, है ना। ऐसे सब अलग अलग सपोर्ट लिया उन्होंने और उनसे कहा आप हमें हेल्प कीजिए, और हेल्प किया। शुरुआती दौर में न्यूक्लियर रिएक्टर हम कनाडा से लेकर आए, फ्रांस से लेकर आए, रशिया से लेकर आए। ऐसे आप देखोगे सबसे हमने सपोर्ट लिया। क्लियर है, तो वो एक क्रेडिट उनको जाता है कि वो क्योंकि वो उस वक्त एक ग्लोबल लीडर थे, है ना। उनका एजुकेशन अच्छा था, तो वो इंग्लिश बोल लेते थे, लोगों से बातचीत करते थे, बाहर पढ़ के आए थे। तो एनीवेज, लेकिन हम भी उस वक्त बहुत लॉस में चल रहे थे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमारा अचीव हुआ, एम्प्लॉयमेंट दे दिया हमने, लेकिन कंपनी लॉस में थी। अब भिलाई स्टील प्लांट में हमें जरूरत थी 6000 लोगों की, हमने 12000 लोगों को एम्प्लॉय करके रखा था, जस्ट डबल। तो एम्प्लॉयमेंट का टारगेट तो पूरा हो रहा था, बट कंपनी का अपना प्रोडक्ट बड़ा महंगा हो गया। खरीदेगा कौन ना भाई, आप प्रोडक्टिविटी निकालोगे तो महंगा पड़ेगा। तो अच्छा, वाकई एक टाइम ऐसा था जब भिलाई स्टील प्लांट की बनी हुई रेल को हमारा अपना देश नहीं खरीदता था। तो खाली रेल बनाने कहां बेचेंगे नहीं पता, क्योंकि महंगा बहुत था वो। तो ले देकर हम ही लोग इस्तेमाल करते थे, बाहर वाले नहीं खरीदते थे उसको। बहुत बाद में 90 के बाद आप देखोगे काफी उसमें सुधार आया, छटाई किया, लोगों को निकाला बाहर, है ना। वीआरएस, उसी को गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी कहा जाता है, वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जबरदस्ती कहा भैया पैसा लो, रिटायरमेंट कितना बचा है 10 साल, पैसा लो, घर बनाओ, जो भी करना है करो, नौकरी छोड़ो। और ऐसा करके हमने पूरा खाली किया। ठीक, एनीवेज वापस आते हैं। तो 60s की बात हो रही थी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन 60, 70, 80s में जाते जाते इन 30 सालों में पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी डाउन हो गई। समझ पा रहे हैं, लिंक समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर की जब परफॉर्मेंस डाउन होने लगी तो फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म की जरूरत पड़ी, क्योंकि 30 साल काफी समय होता है। ठीक, अब फिर से वही सब बातें होने लगी। तो आप देखोगे कि वापस क्या तैयारी होने लगी, 88 में सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की तैयारी होने लगी। तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था रिफॉर्म को लेकर, क्योंकि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमने रिफॉर्म सोचे थे वो नहीं हो पाए अमेरिका में, राइट। और इधर WTO आप देखेंगे 1985 में WTO की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद 1979 में मार्गरेट थैचर कहां पर है, ब्रिटेन में। ठीक है, इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लॉन्च किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लॉन्च कर दिया। क्लियर है, अब कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम क्या था कि आप प्राइवेट स्टाइल में काम करो,
आपको ठेका दिया जाएगा, ठेके के हिसाब से काम करो। किसके लिए था ये? गवर्नमेंट के लिए था, गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स के लिए था। इससे क्या हुआ कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आया, गवर्नमेंट में काम करने के तरीके में बदलाव हुआ। इसी सिस्टम को 82 में रोनाल्ड रीगन कहां लेकर गए? अमेरिका लेकर गए, अमेरिकन प्रेसिडेंट। बोले बढ़िया सिस्टम है, काम बढ़िया हो रहा है, इसमें मिक्स तो नहीं हो रही ना स्टोरी। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, बैकग्राउंड में क्या चल रहा था उस टाइम पीरियड में, कैसे वो अचानक से फिर चेंज का माहौल बना ग्लोबली, है ना। तो 1982 में रोनाल्ड रीगन यूएसए गए और यूएसए में लेकर गए और इस सिस्टम को वहां पर एस्टेब्लिश किया। और वो लोग भी, उनको भी समझ में आया कि ये तो बढ़िया सिस्टम है, प्राइवेट टाइप का काम कराओ, कॉन्ट्रैक्ट में दो और जितना काम होगा उसके हिसाब से पैसा दो, काम नहीं हुआ तो फायर कर दो। तो परफॉर्मेंस पर भी बात होने लगी, परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट करने को लेकर। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसी टाइम पीरियड में फिर डब्ल्यूटीओ आता है। डब्ल्यूटीओ क्या था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या था? ग्लोबलाइजेशन का टच था, बोलिए, था ना ग्लोबलाइजेशन। भाई वर्ल्ड ट्रेड, सब लोग मिलके बिजनेस करेंगे, है ना, सब लोग मिलके पॉलिसीज बनाएंगे। तो ये तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। अभी तक में हमने क्या देखा? 60s 70s में क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट मींस बंद अर्थव्यवस्था, बाहर से कोई नहीं आएगा, बाहर की कोई कंपनी नहीं आएगी। और पूरी तरह से क्या था? लाइसेंस राज। दैट मींस हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी और आसान नहीं था बिजनेस करना। प्राइवेट बिजनेस तो बहुत मुश्किल था, राइट। अच्छा, हर जगह पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा था। आप बोलोगे सर हमको अपनी कार बनानी है, कार फैक्ट्री वाले, नहीं नहीं, कार तो सरकार बनाएगी। कौन सी कार? मारुति कार, तो सरकार बना रही थी। आप बोलते कि भाई हम सैमसंग टीवी वाले हैं, बोले नहीं नहीं हमारा तो इसी टीवी है, सरकार बना रही है। उस वक्त टीवी भी सरकार बनाती थी, है ना, आपकी जानकारी में नहीं होगा। इसी टीवी सरकारी कंपनी है, हैदराबाद में आज भी है वो कंपनी। अब वो लोग चिप्स बनाते हैं और पहले वही लोग कलर टीवी बनाते थे गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट बनाती थी और सरकार ही उसको बेचती थी। तो बहुत महंगी होती थी उस जमाने में कलर टीवी, मतलब 82,000 की कलर टीवी आती थी। और अभी तो इतना बड़ा पूरा वॉल खरीद लो 82,000, है ना, इतनी बड़ी टीवी आ सकती है। तो उस जमाने में कलर टीवी मतलब बहुत कॉस्टली अफेयर था, 50,000, 80,000, 60,000 ऐसे कलर टीवी। तो शुरुआती दौर की बात है। तो आप देखोगे कि मोनोपोली किसकी थी? गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, बिजनेस में खासकर। तो इस टाइम पीरियड में डिसाइड हुआ कि भाई डब्ल्यूटीओ को लाया जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। तो भारत भी पॉजिटिवली उसका सिग्नेटरी कंट्री है, फाउंडर मेंबर है एक तरह से। हमने भी कहा भाई हम भी प्रोग्रेसिव, हम तो हाथ धोएंगे उसमें। तो बढ़िया रहा, सिस्टम हमारा ठीक था। अच्छा, इसी बीच फिर आप देख पाते हो कि 1988 में सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होता है और इसमें फिर एक नया डिसीजन लिया गया और वो था कि क्यों ना हम प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करें, मार्केट ओरिएंटेशन लाया जाए। समझ में आ रहा है? प्राइवेट कंपनीज कैसे काम करती हैं, उस स्टाइल में सरकार में काम किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे और इनका असर पड़ना था। क्योंकि ये लोग पॉलिसी, जैसे हमारे देश में क्या है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नाम सुना है? ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो काफी इफेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। और वो लोग पॉलिसी मेकिंग तो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। राजघाट के पास ये इंस्टीट्यूट है IIPA, और आप जब IAS बन जाओगे तो आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग वहां लगेगी। ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नया क्या करना है, क्या नया चल रहा है, दूसरे देशों में क्या नया चल रहा है, आपको स्पेशल वहां ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। 2 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। तो वो लोग इसी तरह के काम कर रहे हैं कि हम लोग नया क्या करें, और नया जब करना है तो वहीं पर जाकर होगा। तो ठीक इसी तरह से मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नया क्या करना है उसको ये लोग डिसाइड करने वाला एक फोरम है एक तरह से, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस वहीं होता है। सिराक्रूज यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारे देश के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जब स्टडी लीव लेते हैं तो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वहां से डिप्लोमा करने जाते हैं सिराक्रूज यूनिवर्सिटी में। आप में से भी कुछ लोग जाएंगे, ठीक है ना। जब आपको स्टडी लीव मिलती है, ऑफिशियली गवर्नमेंट आपको सैंक्शन करती है वहां जाना, तो इसलिए इजीली आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। अमेरिका में है सिराक्रूज यूनिवर्सिटी।
तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक तरह से बहुत मायने रखता है, एक तरह से मक्का मदीना हम बोलते हैं ना, तो वैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस यूनिवर्सिटी का रोल, काफी कुछ वहां पर पढ़ाया जाता है। एनीवेज, तो आप देखोगे मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस का भी असर पड़ने लगा कि भाई ये लोग कुछ बोल रहे हैं, इनको सुन लो। अच्छा, इसी बीच क्या होता है कि 90s में जाकर आप देखोगे इस टाइम पीरियड में जो एलपीजी है उसका माहौल बनने लगा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। एंड फाइनली 1991 में आप देखेंगे यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता, ठीक है। और यूएसएसआर क्या बेस था? सोशलिज्म। सोशलिज्म कोलैप्स कर रहा है, इसका मतलब मजबूत कौन हो रहा है? कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और यहां से बिल्कुल इंडिकेशन चला गया मार्केट में कि नाउ कैपिटलिज्म विल वर्क एंड सोशलिज्म विल फाइट अगेन, ठीक है ना। और सोशलिज्म की थ्योरीज को साइड किया जाने लगा। और सोशलिज्म में क्या है? कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। और कैपिटलिज्म क्या बोल रहा है? भाई साहब बाहर से आओ, प्रॉफिट कमाओ, इन्वेस्टमेंट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, टेक्नोलॉजी लेकर आओ। ओपन इकोनॉमी वाज कैपिटलिज्म। प्राइवेट कैपिटल लगेगा, प्राइवेट टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, प्राइवेट जॉब लेकर आएगा, नई सोच लेकर आएगा, आ रहा है समझ में? नए प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज लेकर आएंगे। तो ये जो ट्रेंड था यूएसएसआर के कोलैप्स होते ही इस बात को मजबूती मिली कि नाउ मार्केट विल सर्वाइव। ओके, मार्केट फिलॉसफी और सर्विस फिलॉसफी दोनों में अंतर है। वेलफेयर फिलॉसफी क्या कहती है? वेलफेयर फिलॉसफी में क्या होगा? कौन काम करेगा? गवर्नमेंट और मार्केट। गवर्नमेंट काम करेगी। पैसा किसका होगा? गवर्नमेंट, पब्लिक का होगा, ठीक है। प्राइवेट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट किसका होगा? प्राइवेट का होगा। क्लियर है? और प्राइवेट वाला काम कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए काम होगा ना, यहां सर्विस के लिए, यहां प्रॉफिट के लिए काम होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनली ज्यादा कौन बढ़िया काम करेगा? प्रॉफिट जो लेगा, बिकॉज उसे प्रॉफिट लेना है। लेकिन इसमें बीपीएल वाला मारा जाएगा क्योंकि उसकी जेब में कुछ पैसा नहीं है, वो तो गवर्नमेंट पर टिका हुआ है, 2 रुपए किलो चावल लेता है वो, और ये बोल रहा है भाई साहब 50 रुपए से कम देंगे नहीं हम, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। तो गरीब आदमी तो मारा जाएगा। तो भारत जैसा देश बीच बीच का मॉडल चलाता है, हम वैसे भी मिडिल पाथ वाले हैं ना, मध्य मार्गी। तो हमने दोनों का बीच बीच रास्ता अपनाया। फुल फ्लेजेस कभी भी किसी सिस्टम को ना तो एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट किया। और शुरू से नेहरू जी के टाइम से हमने कहा मिक्स्ड इकोनॉमी, पहले झंडा हमने गाड़ दिया था मिक्स्ड इकोनॉमी का। क्लियर है कि कैपिटलिज्म भी सोशलिज्म भी। लेकिन कैपिटलिज्म उस जमाने में 10% था, आज आप देखोगे इट इज ऑलमोस्ट 60%, क्योंकि ट्रैक बदलते गए धीरे धीरे। एंड क्रेडिट गोज टू राव मनमोहन मॉडल। नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। तो इन्हीं दोनों का मॉडल 91 में राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना गया। क्लियर है? तो आप देखोगे ये पूरी स्टोरी ग्लोबल स्टोरी है। और यहां से 91 के बाद से फाइनली 1990-91 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन आना चाहिए। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट हमने बोला, दैट मींस मैनेजमेंट ओरिएंटेशन यहां पर दिख रहा है, मार्केट ओरिएंटेशन यहां पर दिख रहा है। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ? मार्केट फिलॉसफी कैसे काम करती है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है? जैसी डिमांड होगी वैसा सप्लाई होगा, सप्लाई के हिसाब से डिमांड जनरेट होगी, मतलब प्योर मार्केट फिलॉसफी। ठीक है? सो मार्केट ओरिएंटेशन यहां पर ज्यादा होगा, ये इनकी फिलॉसफी में था, एनपीएम की फिलॉसफी में था, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो आप बोलेंगे सर अभी तक हमने टीपीए देखा, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये क्या सब्जेक्ट के नाम बदल रहे थे? व्हाट वाज दैट? इनका अप्रोच, वेरी गुड, इनका अप्रोच एंड इनका एटीट्यूड हम बदलना चाह रहे थे। एटीट्यूड कैसा चाहिए? यहां से मार्केट जैसा चाहिए, प्राइवेट कंपनी जैसा चाहिए, प्रोफेशनल्स के जैसा चाहिए। किनका? ब्यूरोक्रेट्स का। ब्यूरोक्रेट्स का बिहेवियर बदलना है, उनका नेचर बदलना है, काम करने के तरीके बदलो, नाउ बिकम प्रोफेशनल। क्लियर है?
आप स्मार्ट तरीके से काम करो, अननेसेसरी रूल्स रेगुलेशन में घुमाओ मत पब्लिक को। कोई लाइसेंस लेने आया तो उसको फटाफट अप्रूवल दो, फाइल अटका के मत रखो, रेड टेपिज्म नहीं करो, करप्शन ना करो। इससे क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी, ठीक है ना। तो वो लोग तो बूस्ट कर गए, हमारा देश फिर वही बीच बीच का रास्ता, थोड़ा सा अपनाया, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा अपनाया, थोड़ा सा पीछे, और ऐसा करते करते हमने थोड़ा बहुत तो अपनाया। 91 का हमारा एलपीजी बढ़िया था, लेकिन फुल फ्लेजेस आने में हमको बहुत वक्त लग गया। अब जाके कहीं आप देखोगे एलपीजी का एक्चुअल असर हमको दिखाई देता अब 23 में, 91 से लेकर अब तक, है ना। अब एक्चुअल में प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में काम कर रहा है। उसमें भी अभी बहुत कुछ हम कई बार कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में देखते हैं, ये लोग बोले अरे ये लोग सरकारी कंपनी को बेच रहे हैं, तो ये लोग विरोध कर देते हैं। एसबीआई को बेच रहे हैं, ये लोग विरोध कर दिए। ये चलता रहेगा। तो देखोगे फुल फ्लेजेस हम लोग नहीं अपनाए। अमेरिका वगैरह में क्या है, उन्होंने बेसिक सर्विसेज जितने भी हैं वो सब प्राइवेट को दे दिया, कहा आप लोग सब सप्लाई करो, हम पीछे बैठ के पॉलिसी डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, क्वालिटी कंट्रोल हमारे हाथ में होगा, और देश की सिक्योरिटी हम डिसाइड करेंगे। हाँ, हमें प्राइवेट को लाना होगा तो लाएंगे। आपको पता है अमेरिका में प्राइवेट आर्मी होती है, नहीं सुना है? रशिया में, अमेरिका में प्राइवेट आर्मी काम करती है। आप बोलेंगे सर ये कैसे? इराक में जितने भी आए हुए हैं अमेरिकन आर्मीज, वो सब प्राइवेट आर्मीज। नहीं आया समझ में? जैसे आप मान लो आर्मी से रिटायर हो गए, तो आपने एक कंपनी खड़ी कर दी, ठीक है, और आपने उसी तरह का रिक्रूटमेंट किया, उसी तरह की ट्रेनिंग दी, आप प्राइवेट हैं, तो आपकी कंपनी को भेजेगी अमेरिका अपनी शर्तों पर कि आप जाइए ईरान में, हमको 100 लड़के चाहिए। तो 100 लड़के वहां पहुंच जाएंगे, क्या करना है कैसे करना है वो आप डिसाइड करो, वेपन्स वगैरह सब गवर्नमेंट देगी, लड़के उनके होंगे ट्रेन किए हुए। तो डायरेक्ट पे रोल में गवर्नमेंट के नहीं है वो लोग, कंपनी को पेमेंट करेगी सरकार, कंपनी अपने लड़कों को पे करेगी। आ रहा है समझ में? ऐसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो इसीलिए दिक्कत आती, ये सब अभी भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, और आज से नहीं बहुत पहले से, मतलब काफी पहले से, इनफैक्ट 2000 के आसपास से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वहां पर प्राइवेट आर्मी। हाँ, वो तो काम करवा रहे हो ना आप, ये तो अभी हम मानकर चलते हैं। आप बताओ, आपसे गवर्नमेंट के हैं इसलिए तो गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, वहां भी रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा उनको। रिलायबल का मतलब आपने कंपनी को जिम्मेदारी दी है ना, ये काम करके आना है, तो करके आएंगे वो लोग। रूल मतलब डिसिप्लिन रूल सब वैसे ही फॉलो होता है जैसे आर्मी में होता है, गवर्नमेंट आर्मी में। तो प्राइवेट वाला क्या होगा, उनका जो लीडर होगा वो कमांड करेगा, और ऑब्वियसली वहां पे इनका अपना ही कमांडर होगा जो लीड कर रहा होगा पूरे मिशन को। लेकिन आर्मी कौन होगी, प्राइवेट, वो उसको ऑर्डर फॉलो करेंगे वो लोग, उनका सिस्टम है बेसिकली एक तरह का। मूवीज में नहीं देखा आप लोगों ने, लग रहा है मूवीज में देखो ना, वो रेंटेड वो लोग होते हैं, वो कुछ जगह कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, वो लोग गवर्नमेंट की नहीं सुनते हैं। जैसे एक आध दो मूवी का नाम बताता हूं, ब्लैक हॉक डाउन, कभी देखिएगा इसको, ठीक है ना, 1.5-2 घंटे की मूवी है। तो उसमें बेसिकली एक हेलीकॉप्टर वो लोग गिरा देते हैं टेररिस्ट एरिया में, किसी मुस्लिम कंट्री का है, मैं नाम बोल रहा हूं, वहां पर ये लोग मिशन के लिए जाते हैं, तो प्राइवेट आर्मी को लोग भेजते हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, ब्लैक डायमंड है ना, एक कंपनी का नाम है ब्लैक डायमंड, तो वो आर्मी का ही नाम है, प्राइवेट आर्मी का, ठीक है। एनीवेज, तो वापस आते हैं, यहां तक समझ में आया कि हो क्या रहा है। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम नहीं है, अभी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ओरिएंटेशन को बदलने के लिए हमने एक नया उसको टैगलाइन दे दिया कि भाई साहब अब मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है। ये मैनेजमेंट कौन सा वाला मैनेजमेंट, एमबीए वाला मैनेजमेंट। इसको हम कहां से पढ़ रहे थे, अभी आप देखोगे ढंग से, तो मैं मान लो शुरू से आऊं यहां पर, तो आप क्या देख रहे थे, यही देख रहे थे ना, पीछे जो चीजें तैयार हो रही थी। यहां पर मैंने जब सब्जेक्ट का डेवलपमेंट बताया आपको, तो थेरीज हम कहां से ले रहे थे, दोनों जगह से ले रहे थे, क्लियर है? ये आ गया पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। अब वही 90s में जाकर फुल फ्लेजेज इस्तेमाल होने लगा। जो शुरू में थोड़ा थोड़ा करके हुआ था, अब क्या बोला गया कि आपको प्राइवेट कंपनी के जैसे ही काम करना है, सारा प्रिंसिपल वहां से उठाओ, उन्हीं के तरीके से काम करना है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में परेशानी पैदा हुई, भारत जैसे देश में, क्योंकि हम बोले भाई साहब हमारा गरीब आदमी कहां जाएगा,
मान लो इसी फिलॉसफी पर हम काम कर लें प्राइवेट सेक्टर के जैसा, तो गरीब आदमी हमारा कहां जाएगा? तो इसीलिए भारत जैसे देश ने क्या किया, प्योर एनपीएम को एडॉप्ट नहीं किया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसकी कुछ फिलॉसफीज है, मैं बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा आपको उसकी फिलॉसफीज क्या है। समझ में आ रहा है डेवलपमेंट कैसा है, प्रोग्रेस कैसा है? ठीक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन मेन समझना है आपको कि जब हम बात करते हैं कि आखिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां तक पहुंचता है एनपीएम तक, तो उसके अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं उसको समझना है। अब तक यहां पर प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब वो बोलता है, एनपीएम की थ्योरी सिखाती है कि भाई साहब आप खर्च करने से पहले कमाना सीखो। किसको बोल रही है? सरकार को। फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम अपनाइए, टेक्नोलॉजी लेकर आइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल कीजिए। ये सब कौन सिखा रहा है? एनपीएम सिखा रही है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की थ्योरी बता रही है किसको? गवर्नमेंट को, कि आप ऐसा ऐसा करो, आपके अंदर ये चेंजेस आना चाहिए, ज्यादा डिसेंट्रलाइज कीजिए आप। अभी आपने क्या किया है? सारा पावर अपने हाथ में रखा है, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कीजिए। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आधार। आधार में हमने किसी आईएएस को ना लगा के किसको लगाया? हमने नंदन नीलेकैनी, प्राइवेट पर्सन है, इंफोसिस के सीईओ थे, उनको हम लेकर आए। हम चाहते तो आईएएस को बैठा सकते थे, हमने कहा इसी को क्या बोलेंगे? डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। मतलब ब्यूरोक्रेटाइजेशन को हमने डी कर दिया, मतलब माइनस कर दिया, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, है ना। इसको बोलेंगे वी नौकरशाहीकरण, हिंदी में बोलते, जैसे विकेंद्रीकरण बोलते हैं ना, केंद्रीकरण का उल्टा, तो वी लगता है तो वो क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर है? तो यहां पर हमने डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स को हटाना शुरू किया, उनको कम करना शुरू किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब हमारी जो, मान लो ये हमारा देश का मैप है, तो अभी गवर्नमेंट चारों तरफ काम कर रही है। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट तो अभी भी है, अब हम क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट का जो साइज है वो पहले इतना था, अब श्रिंक करके गवर्नमेंट इतनी रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मिनिमम गवर्नमेंट। और इसका इंपैक्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इंपैक्ट के लिए हम लोग ये कलर इस्तेमाल करते हैं, इंपैक्ट इसका ज्यादा होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम गवर्नेंस। समझ पा रहे हैं? ठीक है, गवर्नमेंट का साइज इतना था, वो श्रिंक होते 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 छोटा हो गया, तो छोटा होने के बावजूद भी उसकी क्वालिटी कम नहीं हुई। क्लियर है? क्वांटिटी कम किया, क्वालिटी बढ़ा दिया। अब ये दूर बैठकर क्या कर रहे हैं? ई गवर्नेंस से पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसका इंपैक्ट दूर तक है। आ रहा है समझ में? क्यों? विद द हेल्प ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस। आपने क्या, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ पंचायती राज। आ रहा है समझ में? ये लोग कौन है? जो गांव में जाकर काम कर रहे हैं। तो पहले आप मौका नहीं देते थे। अच्छा, हमारे देश में एक और चीज क्या हुई? 91 में हमारे देश में एक और बढ़िया काम किया, 92 में। वो क्या था? कोई बताएगा? क्या काम किया इस वक्त हमने? बताइए। बोलिए बोलिए। नो, डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ बड़ा काम किया। 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन था ना। देखो कितना प्यारा यहां पर आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। अब तक हमारे पास क्या था? नेशनल गवर्नमेंट है, यहां स्टेट गवर्नमेंट है, और यहां क्या है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन बोलोगे ना इसको। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही तो परेशान मत होना कि पता नहीं सर क्या क्या बोले जा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन है यहां पर। स्टेट गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर इलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड, दे आर अपॉइंटेड। कौन है यहां पर? आईएएस। इलेक्टेड तो नहीं हुआ ना, आईएएस अपॉइंटेड है। अब इसके नीचे भाई साहब कोई नहीं काम करने के लिए, तो अकेले ये 200 किलोमीटर के रेडियस को कैसे कवर करेगा? उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन 91 के बाद जब ये एनपीएम के थ्योरी ने नहीं बोला कि पंचायती राज लाओ, वो तो हमें लाना था, हम ले आए, लेकिन मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूं कि उसी एनपीएम आ रहा है, एनपीएम भी बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन करो, और हमने सेम टाइम पर सेम थ्योरी में डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि अब हमारे पास नीचे एक और हायरार्की मिल गई काम करने के लिए। अब तक ये कलेक्टर अकेला था,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कम पड़ रहा था काम करने के लिए, विलेजेस में कोई नहीं था काम करने के लिए। अब हमारे पास कौन है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं काम करने के लिए। इलेक्टेड बॉडी है हमारे पास, पंच है, सरपंच है, ग्राम सभा है। जो पार्लियामेंट यहां इलेक्टेड बॉडी है, ग्राम सभा उसका रेप्लिका यहां पर हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर बैठा हुआ है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब पंचायती राज को हमने एम्पावर कर दिया कि भाई साहब आप अपनी पॉलिसीज बनाओ, अपने काम बताओ, पैसा हम आपको देंगे, काम आपको करना है, सुपरविजन आपको करना है, आपका गांव है, आप अपना डेवलपमेंट कीजिए। सो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, और इसी को हम क्या बोलेंगे? बॉटम अप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? नीचे से ऊपर, बॉटम अप, नीचे से ऊपर जाएगा। अब तक कैसा था? ऊपर से इंपोज होकर मिल रहा है। मैं अभी भी एनपीएम पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, भटकना नहीं है। लेकिन मैं ये समझा रहा हूं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है, हमारे देश ने पहले ही उसको अडॉप्ट कर लिया था। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, एक होता है मैनेजमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मान लो कि मेरे यहाँ के लड़के कुछ सामान लाने गए और वो मान लो मैं ही डिसाइड करता हूं। अब मैंने उनको क्या किया? डेलीगेट कर दिया कि अच्छा जाओ तुम लोग 1000 रुपए का कुछ भी सामान ला सकते हो, ठीक है। तो 1000 रुपए के ऊपर कुछ लेना है तो मुझसे पूछोगे, कंडीशनल डेलीगेशन। अब इसी में क्या होगा? मान लो हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी है। अब दिल्ली वाले को पावर मैंने दे दिया कि अच्छा तुम एक काम करो 5000 तक का सामान ले लो। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने क्या किया? उनको लोकल लेवल पर डिसाइड करने का अधिकार दे दिया। सब कुछ मैं अपने आप पे रखूं, अपने हाथ में, कि भाई ऑफिस में चाय कितनी आ रही मुझे बताओ, रोज पूछ के लो, तो टू मच सेंट्रलाइजेशन हो गया। तो लोकल चीजें वो लोग डिसाइड करेंगे, दैट मींस दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। इससे क्या होगा? डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा, इफेक्टिवनेस आएगा, फटाफट काम होगा, अटकेगा नहीं मामला। पता चला मैंने फोन नहीं उठाया, वो चाय ही नहीं पी पाए, सर आपने तो चाय पीने मना किया था, हमने नहीं पिया। अरे समझ, काम अटकेगा सेंट्रलाइजेशन से। कुछ जगह टू मच सेंट्रलाइजेशन चाहिए, जैसे इसरो में, ठीक है ना। नहीं तो सब अपने अपने हिसाब से, हमारा रॉकेट ऐसे जाएगा, कोई अपना ऐसे बना रहा है, तो इसलिए वहां पर एक आदमी की चलती है जो वो डिसाइड करेगा। नहीं तो सब लोग गिनती लगाएंगे, होता है ना, काउंटिंग होती 50 है ना, 50, 49, 48, 47, फिर दूसरा भी चालू कर दे अलग गिनती डिसेंट्रलाइजेशन में। अरे मुझे नहीं पता था, राम भैया भी गिनती कर रहे हैं, मैं चालू कर दिया, तो रॉकेट कंफ्यूज है, मैं किसकी गिनती से उड़ूंगा। तो इसीलिए वहां टू मच डिसेंट्रलाइजेशन नहीं चाहिए, वहां टू मच सेंट्रलाइजेशन चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में टू मच डिसेंट्रलाइजेशन काम करेगा। तो इस सेंस में क्या हुआ? हमारे पास ये नीचे हमको बॉडीज मिल गई पंचायती राज के सेंस में। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिस्ट्रिक्ट वाला विंग था वो अकेले नहीं रहा, उसकी मोनोपोली खत्म हुई और हमारा काम ज्यादा इफेक्टिव हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब यहां पर मैं जो समझा रहा था वो ये था कि हम गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को श्रिंक कर रहे हैं, कि जहां अननेसेसरी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको हटाओ वहां से, और ब्यूरोक्रेट्स को कहां लेकर आओ? पॉलिसी मेकिंग में लेकर आओ, इंप्लीमेंटेशन में लेकर आओ। अननेसेसरी जहां ब्यूरोक्रेट्स है वहां प्राइवेट वाले को बुलाओ, प्राइवेट वाले को काम दिया जाए, वो काम करेगा। पीडब्ल्यूडी का बहुत सारा काम काट के रिलायंस को दे दिया, एलएनटी को दे दिया, है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दिया। तो आप देखोगे काम हमारा कम हुआ, और हमने क्या बोला कि आपका गवर्नेंस मैक्सिमम होना चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो गवर्नेंस, वो मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मींस आपकी रीच ज्यादा होना चाहिए, आपका बिहेवियर पॉजिटिवली पब्लिक तक ज्यादा पहुंचना चाहिए, पब्लिक इफेक्टिवली उसको सर्विस डिलीवरी दीजिए। जो ऑलरेडी हम पढ़ के आए पेपर 4 में, एथिक्स में, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, वो ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स के अंदर चेंज आना चाहिए। 91 के बाद कैसे चेंज आए, आपने उन चेंज को एडॉप्ट किया या नहीं किया, यही सारे टॉपिक लेकर आपका गवर्नेंस का सिलेबस तैयार किया गया। अब समझ में आया मैं पीछे से भाषणबाजी क्यों करते आ रहा था, क्यों बैकग्राउंड से पढ़ना जरूरी था? क्योंकि 91 तक आते आते आपको यह समझना है कि किस तरह के चेंजेस हम 91 के बाद एडॉप्ट कर रहे हैं। आप बहुत बढ़िया से थ्योरी पढ़ते हो 1947 तक, आज भी आपके साथ प्रॉब्लम है। हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा हमको 47 से लेकर 2023 तक नहीं पढ़ाता है। आप पढ़ लो तो अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है, बैकग्राउंड हमारा मिसिंग है और हम सब कुछ 23 के हिसाब से पढ़ते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि 1967 का ग्रीन रेवोल्यूशन कैसा था। आप कब पढ़ते हो? जब स्वामीनाथन साहब गुजर जाते हैं, अब आप पढ़ोगे उसको।
जबकि बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बिल्कुल आंख बंद करके टू द पॉइंट सिलेबस से चलते हैं और वहीं पर आप फंसते हो। और यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि ब्रॉड लेवल पर आपका नॉलेज होना चाहिए। जब आपको लगता है यूपीएससी इधर से पूछ रही है, पता नहीं सर ये कहां से आ गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? इंटरलिंकिंग आपका मिसिंग है। क्यों? क्योंकि आप बैकग्राउंड नहीं पढ़ते हो। आपको लगता है ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि 5 साल के क्वेश्चन गेस करो, आ जाता था ना 5 क्वेश्चन गेस करने पर, एज इट इज आता था और लिख के आ जाओ बढ़िया। और ज्यादा लगे तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन उतार दो, एग्जामिनर को उतना भी टाइम नहीं पढ़ेगा, वो कहा बेटे ने बहुत लिखा है नंबर दो। ये वैसा एग्जाम नहीं है। आप 1947 से 23 तक की स्टोरी को मिस कर देते हो, ठीक है ना? आप जहां से पैदा हुए वाला भी नहीं पता आपको, आप अप्रॉक्स 90s में ही पैदा हुए हो सभी, तो आपको 90s का भी नहीं पता है कि 90s में क्या हो रहा था। आ रहा समझे? तो कम से कम अपने बर्थ वाले ईयर से तो पढ़ना शुरू करो, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए। बहुत अच्छा है कि इंटरेस्ट लो कि 47 से लेकर अब तक हमारा देश कैसे मैनेज हुआ, कौन कौन सी गवर्नमेंट आई, इसी में आईआर सीखोगे। हाँ, एक एक चीज को फैक्ट्स में मत नोट करो कि इसरो पहले साइकिल में कौन सा वाला रॉकेट लेकर गई, इसकी जरूरत नहीं है याद रखने की, लेकिन समझो तो सही कि वो भी दिन थे हमारे। और वहां से लेकर आज तक चंद्रयान की, क्योंकि एक लाइन भी आपने लिख दिया सिंबॉलिक, कितना बढ़िया होगा ऐसे राइटिंग में, है ना? साइकिल टू चंद्रयान 3, इमेजिन करना है आपको, ठीक है? थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन के साथ। वैसे भी आईएएस बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता है, थोड़ा 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 पढ़ के नॉलेज लो कि आपके 48 से लेकर 23 तक हर साल में क्या हुआ, ये मान लो आपको पता लग जाए। इसे मैं पहले क्या करता था, मैं क्लासरूम में बहुत सख्ती से वाला होमवर्क करवाता था कोविड के पहले तक, और सारे बच्चे करते थे। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि इंटरेस्ट कम हो रहा है तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है? लेकिन अब मैं सिर्फ इसे रिक्वेस्ट बेसिस पर बोलना चाहूंगा कि आप अपने से ये वाला होमवर्क पूरा कीजिएगा कि इंडिया में हर साल क्या क्या हुआ, वो सिर्फ माइलस्टोन लिख लीजिए आप गूगल से कॉपी करके। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, मान लो टीचर भूल ही गए, क्या हो रहा है आजकल, बहुत शॉर्टकट हो रहा है। शॉर्टकट कैसे हो रहा है कि आपकी डिमांड के हिसाब से टीचर इमीडिएट चेंज हो जाते हैं, ठीक है? फिर कोचिंग के ऊपर मार्केट का और दबाव होता है तो और चेंज हो गई, तो इसमें आप निपट जाते हैं, ठीक है? आपको समझ में नहीं आता इमीडिएटली, साल 2 साल में आपको लगता है यार ये तो मैंने खुद से ही पढ़ा है, कोचिंग वाले कहां पढ़ाए। जबकि कोचिंग वाले के ऊपर प्रेशर था कि सिलेबस फटाफट 8 महीने में खत्म करो सर, हमको फ्री करो। आप ज्वाइन करते ही आपको लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्लासरूम आके, है ना? ये प्रॉब्लम है आपके साथ। एकदम से आपको लगता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है सर, जल्दी जल्दी कराओ। आपको लगता है सब कुछ मैं घर से ही पढ़ लूं। आप भूल जाते हो कि जिस चीज के लिए आपने कोचिंग ज्वाइन किया वो ऑब्जेक्टिव आप खुद ही उसको काट रहे हो आप। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को लंबे टाइम के लिए पढ़ाई में इन्वॉल्व कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, आप देखोगे आप टॉपर बन जाओगे। और जो लोग पास होते हैं ना, उनसे कभी बात करके देखना, उनको हर चीज लगभग पता होती है, ठीक है ना? तो जिस दिन आप उनके 10% भी पहुंच गए तो समझ लो कि तैयारी के राइट साइड में आप एंट्री लेने लगे हो, एटलीस्ट दरवाजा खुल गया उस बाउंड्री का। आ रहा है समझ में? तो इसलिए अपने आप को जब कंपेयर करते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने निकाला है, तो उनका नॉलेज बेस चेक करो, क्या आपको पता है वो सारी चीजें, ठीक है? सब कुछ पता करके आप आईएएस नहीं बनते हो, लेकिन एटलीस्ट ये तो रखो कि देश आजाद होने के बाद कैसे ट्रैवल किया 23 तक, उसी में तो सब छुपा हुआ है ना। ये मैं बार बार, आप देख रहे हो पिछले 20 दिन में 91 की कई बार मैं बातचीत कर चुका हूं, तो क्यों ना उसको एक बार ढंग से पढ़ लिया जाए। अभी 91 में फिर दूसरा फंस गया आपका, 92 में क्या हुआ। तो उस टाइम पीरियड को समझना जरूरी कि बेसिकली वो टाइम पीरियड क्या था, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज लॉस में चल रही थी, ग्रीन रिवोल्यूशन अचानक आके रिफॉर्म कैसे कर दिया। आप स्वामीनाथन गए तो केवल आप डेट ऑफ बर्थ किस स्टेट के थे इतना मत रटो, उनके डेप्थ में जाओ कि उन्होंने काम क्या किया था, व्हाट वाज दैट ग्रीन रिवोल्यूशन, उसका इंपैक्ट क्या है। मजबूरी में सिलेबस में पढ़ोगे, पीएसआई और पब्लिक एड सोशियो में, तीनों में पढ़ोगे आप ग्रीन रिवोल्यूशन, लेकिन जीएस में भी तो पढ़ो उसको, वो काम की चीज है। वहां से आपको बेस समझ में आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन 2 क्या है। जब 1 नहीं पता है तो 2 कैसे पता करोगे आप। और एक क्वेश्चन आ चुका है जीएस में ग्रीन रिवोल्यूशन 2 के नाम से, ऑफिशियली ये कभी लॉन्च नहीं हुआ लेकिन यूपीएससी ने पूछ लिया उसको। आई होप समझ पा रहे हैं करना क्या है, ठीक है? अपना बेस स्ट्रांग रखो। वापस आते हैं, तो अब तक जो हमारी बात हो रही थी
वो ये हो रही थी कि एनपीएम में किस तरह के चेंज लाने के लिए बोला गया, एनपीएम की थ्योरीज क्या थी। और इन्होंने पहला जो काम करने बोला वो बोला परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड। सबसे पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड। और कल ही हमने क्या पढ़ा एथिक्स में, एक क्वेश्चन देख रहे थे ना कि जब आपकी लाइफ में कोई भी उसका इवैल्यूएशन नहीं होता है, मूल्यांकन नहीं होता है, तो फ्रूटफुल नहीं हो सकती लाइफ। तो यहां पर आपके काम को लेकर बोला कि परफॉर्मेंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स शुड बी मेजर्ड। मेजर करोगे तब रिफॉर्म आएगा। क्लियर है? तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कब आएगा? जब आपके जॉब की, आपके सर्विसेज की क्या डिफाइंड हो, ड्यूटीज, है ना, क्लियरली उसकी कोई डेफिनेशन हो। बिना डेफिनेशन के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपकी जो भी जॉब है उसकी कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। जॉब शुड बी डिफाइंड साइंटिफिकली। ये तो टेलर भी बोलकर चले गए। टेलर ने कहा कि जॉब डिफाइन तो करो, जब जॉब डिफाइन हो जाए फिर डिसाइड करो कि उसको हम एक्सपर्टीज के साथ कैसे करेंगे। जैसे जो ढाबे वाला कुक जो होता है, शेफ, वो प्याज कितनी स्पीड से काटता है ना, क्योंकि उसका जॉब डिफाइंड है, बहुत क्लियर डिफाइंड है उसको, और इसीलिए रोज उस काम को करता है और रोज उसमें एक्सपर्टीज है। जो मम्मी वाला एग्जांपल दिया मैंने, मम्मी रोज उस काम को करती है, एक्सपर्ट हो गई। और आप देखोगे जब आपको टीडियस थोड़ा बोरिंग जॉब दिया जाए तो आप उसको नए तरीके से करने का एक रास्ता तलाश लेते हैं। होता है ऐसा, जैसे बोल दिया जाए कि भाई 5000 रोटियां बनानी है, तो 100 रोटी बनाते तक तो आप वैसे ही ट्रेडिशनल तरीके से काम करोगे। उसके बाद धीरे से दिमाग लगाओगे कि यार बार बार यही काम हो रहा है, तो एक काम करता हूं, मैं इतना बड़ा पहले बेल लेता हूं, है ना, और उस साइज का बर्तन लाता हूं, उसको काटता जाऊंगा पूरी की तरह, जब पूरी बनाते हैं ना वैसा। तो आपको आइडिया मिल गया काम करते करते। यही टेलर बोलकर मरे हैं, ठीक है, कि भाई साहब ऐसे ही करो स्पेशलाइजेशन, और देयर शुड बी वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। वन बेस्ट वे शब्द दिया उन्होंने, हर काम का वन बेस्ट वे हो सकता है, और वही बेस्ट वे साइंटिफिक तरीका है आपका। आ रहा है समझ में? तो ये इस तरह की थियरीज को अब हम लोग पब्लिक एड में पढ़ते हैं। एक टॉपिक है, उसको कहा जाता है नियो टेलरिज्म। और नियो टेलरिज्म किसको बोला गया? इसी को नियो टेलरिज्म बोला गया कि टेलर ने जो उस जमाने में बोला था, क्लियर है, 1901 में, वो 100 साल के बाद एनपीएम उसी को रिपीट कर रहा है, इसीलिए ये नियो टेलरिज्म है, ऐसा हुआ। ठीक है ना, और उसी को ही टेलरिज्म के नए फॉर्म के तौर पर देखा गया। और यहां से आप देखोगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको काफी बेनिफिट होता है एनपीएम से, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो कुछ चीजें आप इसमें लिखोगे, मैं स्लाइड्स लेकर आता हूं। और हाँ जी बोलो। अमेरिका ओरिजिन है उसका। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ऑफिशियली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरी दुनिया में काम कर रहा था, लेकिन एज अ सब्जेक्ट उसको पहली बार कहां समझा गया? अमेरिका में। उसका सिलेबस डिफाइन किया गया, ठीक है ना, पहली बार। तो एज अ सब्जेक्ट पहली बार अमेरिका में उतना डिटेल उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, एक मिनट। हाँ मनोज, आप सुन पा रहे हैं मुझे ऑनलाइन में? मनोज, आपको आवाज आ रही है मनोज? अच्छा चलो ठीक है। हाँ आपको आवाज आ रही है, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप आना जाना कर रहे हैं, तो आपको समझ में कैसे आ रहा है? हाँ आवाज तो आ रही है आपको, लेकिन आप गैप कहां हो रहे हैं बीच बीच में, फिर समझोगे कैसे थेरीज को, है ना। तो क्लास करनी है तो बहुत डिसिप्लिन में करो, और कुछ व्यस्तता चल रही है पीछे तो फिर क्लास मत करो और बाद में समझ लेना, ठीक है। हाँ ऐसे भाग भाग की क्लास नहीं होती। ये कॉलेज का एग्जाम नहीं चल रहा है ना कि आप 2 लेक्चर बंक मार दो, एक कर लो, फिर बाद में देखा जाएगा, गेस्ट पेपर ले लेंगे, अजय माला से पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे, है ना। हाँ तो ऐसे खुद को बेवकूफ ना बनाया जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप रहो ना रहो क्लास में,
हाँ, लेकिन 2 दिन बाद आप ही खड़े हो जाओ, सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं पिछले 3 घंटे से यही ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप हर 20 मिनट में गायब हो जाते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो क्लास ही ना करो ना, फिर तो आपको देखने वाला वैसे कोई नहीं है। करियर आप लोगों का खुद का है ना। तो मेक श्योर कि क्लास करना है तो अच्छे से करो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, गवर्नेंस समझना है। तो अब देखो, ये आपका बेसिक सिलेबस है। जो आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है ना। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल। ये पूरा ई गवर्नेंस का है ना। ये जो कंप्लीट लाइन है, दिस इज अबाउट ई गवर्नेंस, इतना। नाउ सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। फिर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड फाइनली गुड गवर्नेंस। तो आप देखोगे इसमें का लगभग लगभग आप 60% ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ चुके हैं, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा यहां समझने का, समझाने का। अभी आप देख रहे हो मैं बैकग्राउंड कहीं और से लेकर आया है ना। एथिक्स में हम जस्ट इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि पर्सनली आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना, पर्सनली आप सोचते क्या है। और यहां पर टोटल गवर्नमेंट की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंदर क्या चेंज चाहता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। नाउ व्हाई टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन जनरल स्टडीज। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। डे टू डे लाइफ प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर हमारी बात हो गई है, ठीक है। कि जैसे पुलिस वाले हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपैलिटी वो एडमिनिस्ट्रेशन है, पंचायती राज में जो कुछ भी हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी है, सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज, इसके भी रीजन बता चुका हूं मैं आपको। ये आपको पेपर 2 कनेक्ट हो रहा है, पेपर 4 कनेक्ट हो रहा है, आपका एसे राइटिंग कनेक्ट हो रहा है। और आफ्टर ऑल ये समझोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कहां पर है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, आपका रोल डेवलपमेंट में कहां है ना। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आप जब आईएएस बनोगे तो करोगे क्या, ये आपको समझ में आएगा। ओरिजिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मैंने आपके साथ डील किया, इस पर अभी 2-4 डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट आपको मैंने बताया, अभी देखा ना हमने, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 21st सेंचुरी, बैकग्राउंड तो यही हम लोग एनपीएम वाला पढ़ रहे थे। एंड चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन इन 21st सेंचुरी, तो ये टॉपिक्स आएंगे आगे स्लाइड्स में, यहां तक ठीक है। तो ये मैंने इसको डिजाइन किया है आपको गवर्नेंस पढ़ाने के लिए कि इतना आपको जानना जरूरी है, तब आपको गवर्नेंस समझ में आता है कि बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। गॉट इट। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देखोगे देर आर 2 वर्ड्स, ये बेसिकली इलाहाबाद भी क्लास चलती है, वहां हिंदी मीडियम है तो मैंने दोनों को मर्ज कर रखा है। तो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप देखोगे कि एड प्लस मिनिस्ट्रेटर, एक टर्म समझना है पब्लिक। मैंने किसी दिन और भी बताया आपको, जब हम मास में डील करते हैं पब्लिक है, गवर्नमेंट में डील करते हैं पब्लिक है, विथ ओपननेस हम डील करते हैं पब्लिक है। हम बोलते हैं पब्लिक प्लेस, पब्लिक लोकेशंस, तो दिस इज अबाउट पब्लिक। आप पब्लिक हैं, गवर्नमेंट पब्लिक है, ठीक है ना। तो पब्लिक मींस पीपल भी है और पब्लिक एक कॉन्सेप्ट भी है ओपननेस का, खुलापन, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन जब डील कर रहा है तो एड प्लस मिनिस्ट्रेटर, ये बेसिकली लैटिन टर्म है, इसको हम कहते हैं टू सर्व, है ना। इसका मतलब होता है सर्व करना, सेवा करना। किसकी सेवा करना, मास की और गवर्नमेंट की सेवा करना विथ ओपननेस।
आ रहा है समझ में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये मीनिंग निकल कर आ रहा है, लिटरल मीनिंग। तो पब्लिक मीन्स मास, गवर्नमेंट एंड ओपननेस। एंड एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ना है एड प्लस मिनिस्ट्रेटर, और उसका लिटरल मीनिंग है टू सर्व। ठीक है, सर्व करना, सेवा करना। तो एक ऐसा सिस्टम जो किसकी सेवा करेगा? मास की, पब्लिक की, गवर्नमेंट की सेवा करेगा, विथ ओपननेस, खुलेपन के साथ सेवा करेगा। ये इसका एक बेसिक लिटरल मीनिंग हम कह सकते हैं 2 लाइन में। समझ में आया? ठीक है, यही जो मैंने अभी समझाया उसी को यहां पर लिखा हुआ है, पब्लिक, मास एंड गवर्नमेंट। नाउ डे टू डे लाइफ प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर हमारी बात हो गई है। जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट ओरिजिन पर भी बात हो गई हमारी। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन and use of men and materials to accomplish a purpose। कोई पर्पस प्रीडिफाइन होगा, there must be predefined objectives that has to be fulfilled। now administration has to do with getting things done, चीजों को पूरा करवाना, काम करवाना, with the accomplishment of defined objectives। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, गवर्नेंस के ऊपर बुक नहीं है क्योंकि इसका सिलेबस ऐसा है कि इसके ऊपर अभी तक किसी ने किताब नहीं लिखी है ना। और यहां का जो नोट्स है वो मोर देन इनफ है, कोई बुक तलाश नहीं करना। और गवर्नेंस के नाम पर जितनी भी किताबें मार्केट में अवेलेबल है वो उनमें सिवाय मिनिस्ट्रीज के और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के कुछ नहीं है। वो सब बेवकूफ बनाओ कार्यक्रम है, क्योंकि जो लिखा है उसको उतना ही समझ में आए कि यही गवर्नेंस। वो क्वेश्चन देख भी लेगा ना तो भी समझ में आ जाएगा। तो जितने भी पब्लिकेशन है, जितने भी इंडिया में, उन सबने वही किया है, एक दूसरे को कॉपी मारा है। ठीक है ना। तो एनीवेज आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा आज जो पढ़े हैं उसकी रेलेवेंसी क्या है। इसलिए बुक तलाश नहीं करना, मैं जो पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन इनफ। यहां के जो नोट्स हैं वो इनफ है। बाकी करंट अफेयर्स में जो भी अपडेट्स आएंगे, पेपर 4 में आपने जो पढ़ा है, साल भर पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आना शुरू होगा कि हाँ ये थेरीज आपस में कंबाइंड है, एक सब्जेक्ट का नॉलेज दूसरे में हेल्प करता है। यहां तक क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि यहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन 2 टर्म मिल गए, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन हमारा आउटर सर्कल है। ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली मेड अप ऑफ मिनिमम 2 पर्संस। ओके, 2 लोग चाहिए मिनिमम, एंड देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव। पता है इस एकेडमी बना तो कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड था। आप कोई कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं तो ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता है। एनजीओ या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन XYZ, तो कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता है। ऑब्जेक्टिव जब डिसाइड होता है तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आप सामान कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट एम्स कहते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए, आपको क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए, काम करने के लिए मैन चाहिए, देन आपको मशीन चाहिए, फिर काम करने का तरीका चाहिए, मेथड्स, सामान जो बन जाए उसको मार्केट में बेचने के लिए। ये मैनेजमेंट में सिंपल है, मैनेजमेंट कोई किया होगा तो समझ पाएगा। MBA में इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, डिफरेंट एम्स कहा जाता है, एम फॉर दीज। ओके, मनी, मटेरियल, मैन, मशीन, मेथड्स, मार्केट, ठीक है, मैकेनिज्म, जो भी आए आपके दिमाग में एम से। तो ये सारे एम्स क्या होंगे, इनसे मिलकर क्या होगा, या तो हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, इधर विल प्रोवाइड सम व्हाट सर्विसेज, राइट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या तो प्रोडक्ट बनाएगा या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब इसमें जो सेकंड लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे।
फर्स्ट लेयर आपका क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कोई पर्सन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग, पर्सन, मेथड्स, मशीन, एवरीथिंग। पाथाइस एकेडमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ आ गया उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? जो पॉलिसी मेकिंग करने वाले लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मजे की बात, एडमिनिस्ट्रेशन इज रिजर्व फॉर गवर्नमेंट वर्किंग, ठीक है। मैनेजमेंट, द टर्म मैनेजमेंट इज रिजर्व फॉर प्राइवेट कंपनीज, ऐसा हमने बांट रखा है, कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा ऐसा, लेकिन बांट रखा है कॉन्सेप्ट में। जैसे अंबानीज जब बात करते हैं तो अंबानीज कभी नहीं कहते होंगे कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो गया है, वो बोलते होंगे हमारे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वॉटेवर। गवर्नमेंट जब बात करती है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्लो हो गया है, ऐसे बोलते होंगे ना, तो मैनेजमेंट प्योर प्राइवेट साइड के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन प्योर गवर्नमेंट साइड के लिए डिसाइडेड है। तो पहली बात तो दोनों एक साथ आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। और थर्ड लेयर किसी का होगा तो थर्ड लेयर मैनेजमेंट का होगा हमेशा। यदि तीनों को एक लेयर में समझना है, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैनेजमेंट इनर लेयर है, उसके सेकंड लेयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन। तो कल को आपको डिफरेंस करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऐसे आप बता पाओगे। ये प्योर इंप्लीमेंटेशन साइड में है मैनेजमेंट, प्योर इंप्लीमेंटेशन। और गवर्नमेंट में कौन होता है? यही एडमिनिस्ट्रेशन इंप्लीमेंट करता है। गवर्नमेंट में दो ही लेयर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आर सपोज टू दे आर सपोज टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज सपोज टू इंप्लीमेंट दोज पॉलिसीज। लेकिन यहां पर हम तीन लेयर देखकर बात कर रहे हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं, ये इंप्लीमेंटर हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इन सबका कॉम्बिनेशन है। इज इट क्लियर? और इन सबके पास प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, तो दे आर हैविंग देयर ऑब्जेक्टिव्स कि हमें हेल्थ मिशन चलाना है। पोलियो वाला कि हमें पोलियो इरिडिकेट करना है। रोड वाला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको गडकरी साहब हेड करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? रोज हमें 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर रोड बनाना है। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव, देयर मस्ट बी सम मैन पावर, देयर मस्ट बी सम कैपिटल, मशीनरी, मेथड्स, कैसे बनाना है रोड, है ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग काम कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या हुआ यहां पर? आपने रोल क्या देखा? एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन। इनको जो भी काम दिया जाए वो काम पूरा करेंगे। इनका काम है काम अकम्प्लिश करना, जो भी ऑब्जेक्टिव है, प्री डिफाइंड पर्पस है, उसको अचीव करना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एम्स। यहां पर भी एम्स हैं, उसके बिना काम चलेगा नहीं। तरीका बस ये है कि ये एक्ट और लॉ को ज्यादा फॉलो करते हैं। प्राइवेट वाला वो एक्ट और लॉ को कंपेरेटिवली अपने हिसाब से डिफाइन करता है, वो देश के कानून को नहीं तोड़ेगा। जैसे मान लो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, उसकी गाड़ी भी लेफ्ट साइड चलेगी और गवर्नमेंट की गाड़ी भी लेफ्ट साइड चलेगी, लेकिन वो गाड़ी लेकर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसेगा तब उसको काम कैसे करना है, दे विल डिसाइड इट। और सरकार वाला कैसे डिसाइड करेगा? उसको एससी एससी भी देखना है, रिजर्वेशन भी देखना है, डिसेबल्ड को भी देखना है, ओल्ड एज को भी देखना है, एनवायरमेंट को भी देखना है। वो सारी स्कीम देखते हुए काम करेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला। यहां तक ठीक है? राइट। तो आज यहीं तक रखते हैं। कल इससे कल आपका आई थिंक क्लास ऑफ होगा। कल सैटरडे कोई पर्टिकुलर रीजन से ऑफ रख रहे हैं, सिर्फ आपकी क्लास यूपीएससी की, ठीक है ना। मंडे ऑनवर्ड्स होगी क्लास। तो यहां थोड़ा सा लोड आपके ऊपर था ही, एथिक्स के बाद इमीडिएट गवर्नेंस, और वो भी एक ही आदमी का चेहरा देखना है फिर से, है ना। तो लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि मैं क्लास में टेस्ट लेना चाह रहा हूं एथिक्स का, ठीक है। तो आपके पास टाइम है। और गवर्नेंस को मेरे पीछे से एक मैंने बेस आपका तैयार कर दिया है कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे। तो जो नोट्स मिले हैं उसको पढ़िए। थोड़ा सा बल्कि लगेगा आपको, अवॉइड मत करना। अजय माला नहीं है, शॉर्टकट्स है ना, तो प्लीज अवॉइड शॉर्टकट्स। डिटेल में पढ़िए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो कल परसों 2 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, फुल डे। घर मत भागना कि रावण मार के आएंगे अब तो हम, ठीक है। तो अभी पहले मन का राउंड मारना है हम लोग को, है ना। तो कल और परसों ये ऑफ रहेगा आपका,
ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, नहीं तो भारी भरकम हो सकता मेरे ऊपर।